वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रेट लाइंस। आज के जो वीडियो में है आपको दो चीज मिलेंगे, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस वे होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं, ठीक है ना। उसी हमने पेपर को देख करके ऐसे ही जो कंसेप्ट है बिल्कुल जैसे क्रीमी लेयर देंगे हम आपको, ठीक है ना। जैसे आपको ना फालतू की चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या है कि केवल वही चीजें पढ़नी है जो पेपर के हिसाब से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो निचोड़ हम निकाल रहे हैं वो है 5 बुक से निकाल रहे हैं हम। यानी कि पहला जो है आपको एक बुक का भी रिव्यू करा देते हैं। सबसे पहले जो लास्ट ईयर पेपर्स होते हैं उनके सोर्स है उनसे क्वेश्चन हमने उठाए हैं और वहाँ से क्वेश्चन हमने लिए हैं। मैं आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कराने के बाद में क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगी। उसके बाद जो है मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं लेक्चरर थी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो मैंने केवीएस पीजीटी का एग्जाम दिया था। केवीएस पीजीटी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन उठाए गए थे। इससे क्वेश्चन कैसे उठाए गए थे? कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल स्टेटमेंट्स थे, आपको फॉर्मूले और स्टेटमेंट्स ही थे। अगर आपको वे याद है तो सेम टू सेम मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। तो बुक में एक बेसिक कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे, यानी कि 11th क्लास में आपने जो पढ़ा दिया उसी को हम जो है बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। 3 बुक हुई। और उसके बाद में जो है हमारी घटना चक्र में सॉल्यूशन थोड़े कुछ क्वेश्चनों का थोड़ा लेंथी दिया गया है, आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ये जो मैं करा रही हूँ ये अगर कंसेप्ट कर लेते हैं और टिक भी मैं आपको बताऊंगी, हर क्वेश्चन की कोई ना कोई टिक मैं आपको देंगी। लेकिन वो टिक आपके जो हिसाब से पक्की तभी होंगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो ये इन सारी बुकों का जो है ये निचोड़ है हमारे वीडियो में, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन हम कहते किसे हैं? यही तो स्ट्रेट लाइन होती है, यही होती है ना स्ट्रेट लाइन। अगर आप तिरछी मिर्ची खींच देंगे, क्या स्ट्रेट लाइन होती है? क्या स्ट्रेट लाइन होती है? क्या यानी तो स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है? ये वाली, यानी कि जो आप एक सीधी बिना कर्व किए कोई लाइन खींचते हैं अनंत तक। अगर कहते हैं कि कोई एक लाइन का कभी एंड पॉइंट होता है तो एक लाइन जो है अनंत तक खींची जा सकती है, ठीक है। और अगर आपके कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं है, तो हमने मान लिया कि ये लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी है, इसके आप हमने कोऑर्डिनेट दे लिए इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, ठीक है ना। अगर मुझे ये नहीं पता कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 है, ये तो नहीं पता मुझे, यूनिट में तो नहीं पता, इसे यूनिट बोलते हैं। और तो हम यूनिट में कैसे निकालेंगे? यूनिट में निकालने के लिए ए बी का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट को लेकर के कि x में से x वाला घटाए, y से y वाला घटाए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लीजिए होल का, तो आपको ए बी मिल जाएगी। ओके। उसके बाद में मान लीजिए ये एक सेम लाइन है और सेम लाइन मैंने यहाँ पे कोई एक बिंदु पी ले लिया है ना। क्या ले लिया मैंने? यहाँ पे एक बिंदु पी ले लिया। सेम कोऑर्डिनेट रहेंगे x1 y1 और y2 y2, लेकिन कोऑर्डिनेट जो है पी का उसके कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, उसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। और जो वो लाइन है वो ये नहीं पता कि हमें वो किस हिस्से में डिवाइड करा, उनका रेशो आपको गिवन होगा। वो रेशो किस में होगा? m और n में होगा। कई में होगा वो रेशो, वो m और n में होगा। तो उसका जो फॉर्मूला है, देखो ये जो लाइन है वो दो तरह से डिवाइड करेगी, यानी कि एक अंतर विभाजित करेगी और एक बाह्य विभाजित करेगी। अंतर विभाजित का मतलब होता है किस चीज का अंतर होना, यानी कि प्लस कर देना। और बाहर अगर बाह्य विभाजित करती है, यानी कि बाह्य विभाजन करती है, तो बाहर का मतलब बाहर निकाल देना, निकालने का मतलब माइनस। तो आप ये ट्रिक से भी आप जो है फॉर्मूला याद रख सकते हैं। मेरे यहाँ तक याद है तो उम्मीद करती हूँ कि आपके भी आगे भी याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है? ये x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे ये m और n। अगर इंटरनली जो डिवाइड करती है, मान लो ये अंतर विभाजित करती है, अंतर विभाजित है, तो क्या होगा? इनका रेशो दिया गया है तो प्लस आ जाएगा, और अगर बाह्य विभाजित करती है तो माइनस आ जाएगा। m देखो m के बीच में क्या है? m पहला रेशो है, यानी कि क्या लेंगे हम? x लेंगे। इसको भी ट्रिक है याद करने की, m x2 प्लस n x1 अपन दोनों, अगर चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन m और n नीचे आएगा।
माइनस होगा बाह्य वाले में और प्लस होगा अंतर वाले में। तो क्या होगा, ये होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस एन। इसी तरह y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये चीज याद रखना कि अगर हम x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो x1 x2 यूज होंगे, और अगर y के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो y1 y2 यूज होंगे। तो यहाँ पे n y2 और प्लस के n y1 अपॉन प्लस n। सेम फॉर्मूला ये होगा लेकिन इसमें माइनस आ जाएगा, m x2 माइनस y x2 माइनस के n x1 अपॉन m माइनस n, और y इक्वल टू m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस के n। यहाँ तक जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मान लीजिए अगर कहीं भी आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है वो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज है ना, ये भी तो क्या है कोऑर्डिनेट्स में आएगा, तो ए बी सी, क्या है ये ए बी सी। मान लीजिए इसकी x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इसके कोऑर्डिनेट x3 और y3 है ना। ये कह रहा है कि इसके जो मध्य बिंदु होगा, यानी कि इसके त्रिभुज का जो केंद्रक होगा, यानी कि समान एंगल से जो बनता है, ये अंतर्वृत्त का भी जो है केंद्र होता है, इसको केंद्रक बोलते हैं। तो इसके केंद्र के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, ये चीज पूछ रहा है। तो जैसे हम एक लाइन है ना, एक लाइन ए बी है। देखो मैं आपको कंसेप्ट भी बिल्कुल ये नहीं है कि फॉर्मूला रटो और क्वेश्चन करो, कहाँ से आए हैं वो फॉर्मूले वो भी बताऊंगी। तो अगर हम इसका मध्य बिंदु निकाल देते तो क्या हम करते थे, मान लो ये ए है और ये बी है, तो इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते थे, ए प्लस बी बाई टू है ना। तो यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ वाई है, तो दूसरा निकालने के लिए एक्स प्लस वाई बाई टू, ये निकालते थे ना। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है तो दो, और यहाँ पे क्या है तीन है कोऑर्डिनेट तो तीन, लेकिन कोऑर्डिनेट तो एक्स और वाई में रहेंगे, एक टू डायमेंशनल तो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम। तो मान लीजिए मुझे एक्स, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, और ये बिंदु पी है, तो मुझे इसके केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं। तो क्या होगा इसका केंद्रक, x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर दो कोऑर्डिनेट है तो y में 2 आएगा, तीन कोऑर्डिनेट है तो y में 3 आएगा, और ये y के कोऑर्डिनेट यानी कि y1 प्लस y2 प्लस के y3 अपॉन 3 केंद्र के निर्देशांक आ गए। याद नहीं रहता, याद करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे 1/2 पे तो याद ही रहेगा। अगर मैं x1 ले रही हूँ तो इसका मतलब 2 3 भी तो लेने हैं, लेकिन वो 2 3 y के लेने हैं। यहाँ पे x2 ले रही हूँ तो 3 और 1 y के लेने हैं। यहाँ x3 ले रही हूँ तो ये y1 और y2 हमें 1 और 2 में लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एक हमारी जो है ये ढाल, स्लोप भी तो निकालना है, स्लोप इसे ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रेखा की ढाल या परवलता भी बोलते हैं, जिसे किसे डिनोट करते हैं एम। मान लो ये हमारा जो है क्वाड्रेंट है ना, इसमें जो है एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है, वो कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। देखो हमेशा जो एंगल है वो वामावर्ती दिशा में घूमेगा, ठीक है ना। वो किस दिशा में घूमेगा, वो वामावर्ती दिशा में घूमेगा। ओके, कभी भी एंगल ऐसे नहीं घूमेगा कि मैं ऐसे ले लूं, क्यों, क्योंकि वो इस दिशा में नीचे जाके माइनस में हो जाएगा। एंगल तो दोनों ही होंगे लेकिन वो माइनस में होगा। अगर आपको उसको माइनस के झंझट से बचना है तो हमेशा वामावर्ती दिशा में घूमेगा, यानी कि कोण वामावर्ती दिशा में लेंगे। वामावर्ती दिशा में। ओके, अच्छा अब ये होगा थीटा। तो ये जो ढाल है, ये लाइन है एल है ना, ये जो स्लोप है, इस लाइन का जो है हमें स्लोप निकालना है। ये एक्स एक्स पर कितना झुकाव कर रहा है, थीटा। जो झुकाव होता है वही थीटा होता है, यानी कि tan थीटा। ओके, और tan थीटा बराबर ही होता है स्लोप यानी कि ढाल यानी कि एम। ओके, अच्छा अब ये हो गया। अच्छा ये tan थीटा देखो, मान लीजिए ये tan थीटा जो है 45 पे है ना, 45 पे हो गया, ये 60 पे हो जाएगा ये, लेकिन ये 90 पे नहीं होगा। 90 पे स्लोप क्या जाके होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब tan थीटा जो है वो 90 पे परिभाषित नहीं, समझ में आ गई बात। ये कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा तो 0 से लेके ये 80 से कम और 0 से बराबर भी, 0 के इक्वल भी। लेकिन ये 90 पे नहीं हो सकता क्योंकि 90 पे परिभाषित नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस पे आ जाएगा, फिर इधर थोड़ा सा घूम सकता है, लेकिन ये कभी भी 90 पे नहीं होगा। तो अगर स्लोप हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, झुकाव कहाँ रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है याद रखनी की है, वो चीजें मैं आपको बता देती हूँ। ये तो हो गया स्लोप, ठीक है। अब चलते हैं हम
कि अगर यही बिंदु दो कोऑर्डिनेट से जा रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा इसी में जो है ऐड करना नहीं दिया जाए तो हमें अगर दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो उससे भी तो हम स्लोप निकाल जाएंगे ना। तो ये क्या होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे ये x1 और y1 और ये x2 और y2 है। ओके, तो क्या m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा, इसमें से ये घटाओ इसमें से ये घटाओ डिवाइड करो, तो बराबर क्या होगा y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। ये हमारा स्लोप का क्या है, ये हमारा स्लोप है जहाँ पे एंगल ना दे करके कोऑर्डिनेट दिए होंगे या एंगल पूछ लिया गया होगा कोऑर्डिनेट दे दिए गए होंगे। आगे बात समझे, आगे चलते हैं। देखो अब तो ये झुकाव क्या है, सेम है ना। अब तो केवल हम एक झुकाव निकाले थे। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, दो लाइन है ना, झुकाव कितने हैं, दो है। एक लाइन ऐसी जा रही है और एक लाइन ऐसी जा रही है। तो ये लाइन क्या है, ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल है ना। तो मान लीजिए ये L1 है और ये L2 है, इसका भी क्या है, ये θ1 है और ये एंगल तो सेम ही होंगे, ये थीटा है, एंगल तो सेम ही होंगे क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के हमेशा एंगल सेम होते हैं। तो अच्छा, तो क्या हम निकालेंगे, L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, तो जो थीटा है वो दोनों के दोनों बराबर होगी, यानी कि ये tan थीटा, इसे 1 मान लो इसे 2 मान लो, तो tan थीटा बराबर tan थीटा 2 होगा, होगा नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे इसे M1 मान लो और इसे M2 मान लो। बस यही है। अगर इन दोनों के जो अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो इनकी जो क्या है एंगल है वो सेम होंगे, और एंगल सेम होंगे तो इनकी परमाणुताएं भी सेम होंगी। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये दोनों की दोनों जो है इन स्लोप यानी कि इनका जो झुकाव है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है, या आपस में जो है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। और जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करती है वहां पे क्या है, एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मान लीजिए ये L1 है और ये L2 है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर में एक ये होगा और एक क्या होगा, ये θ1 हो गया और जी ये हो गया, ये θ2 होगा। इसी तरह ले लो आप, बाहर की तरफ ले लो या अंदर की साइड ले लो, कैसे भी ले लो, ठीक है। ये θ2 होगा ना, क्योंकि ये 180 में से घटे की होता है ना। तो क्या करते हैं हम, मान लीजिए कि θ1 θ2 हम ले रहे हैं ना, θ2 अगर हम ले रहे हैं इसमें ये 1 है और ये 2 कंडीशन है। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ θ1 है और ये θ2 है, ये θ1 है क्या है, परपेंडिकुलर है, ये इसका अंदर का एंगल इसके और इसके बराबर होगा, इन दोनों के नहीं, क्या ये θ2 जो है ये और इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी कि θ2 बराबर, ये एक थ्योरम भी है, थीटा प्लस के θ1 प्लस के 90। देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, ये एंगल जो है 90 से अब वो होगा, होगा नहीं होगा, और ये एंगल अगर ये 180 तो पूरा का पूरा क्या है 180 है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, इस 180 थीटा होगा नहीं होगा, और ये अगर ये 90 है और ये क्या θ1 है, और अब दोनों का क्या है, मैं tan ले लेती हूँ, तो tan 90 प्लस के θ1 है ना, तो क्या होगा tan θ2 बराबर क्या आएगा, कोट हो जाएगा ये कोट θ1। देखो एक दूसरे के अपोजिट है, अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा tan θ1 और इधर जाके क्या होगा tan θ2 बराबर क्या आ गया, क्या आ गया बराबर में एक 1। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने चोट दी, क्वाड्रेंट में जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा इसमें होता है, ये तो 90 माइनस थीटा होता है ना, और ये 90 प्लस थीटा होता है। तो 90 प्लस थीटा में यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, tan माइनस का होगा, तो अगर ये tan माइनस का होगा तो ये माइनस कोट होगा, और ये कोट माइनस कर जाके तो माइनस के 1 होगा, यानी इनकी जो परमाणुताएं हैं वो M1 मल्टीप्लाई M2 इक्वल टू माइनस के 1 होंगी। अगर समांतर होंगी तो दोनों की परमाणुताएं बराबर होंगी, और अगर परपेंडिकुलर है दोनों की तो परमाणुताओं का जो गुणनफल है यानी कि उनका जो गुणनफल है यानी कि उनकी मल्टीप्लाई जो -1 के इक्वल होगी। समझ में आ गया।
एक क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा बता देती हूँ। एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक की जो प्रवणताएं हैं, वो क्या है 1/2 और क्या है 3 है। तो इनका एंगल याद करना है। क्या निकालना है? एंगल। तो tan थीटा बराबर मैंने क्या बताया है, यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर की तो कोई कंडीशन नहीं थी। अगर कंडीशन परपेंडिकुलर की नहीं थी तो ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं होगा। ये कब होगा? केवल परपेंडिकुलर में होगा। अच्छा, तो अब क्या है, एक tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस के m1 और m2 का मोड, है ना। इस मोड का मैं चक्कर बता देती हूँ। मोड का मतलब होता है माइनस की वैल्यू बाहर आएगी वो भी प्लस में होगी, प्लस की आएगी तो प्लस में होगी। तो क्या होगा, m1 की वैल्यू क्या है -1 3 अपॉन 1 प्लस के 3/2, है ना। तो क्या आएगा, a1 हो गया 3 2 माइनस के 6 यानी इसके 5/2 अपॉन 3 प्लस 2 यानी कि क्या होगा 3 2 यानी कि 5/2, है ना। 2 से 2 गया यानी कि 5। इसलिए हमें जैसा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें पहले क्वेश्चन की फॉर्म जाननी है। अगर हम क्वेश्चन की फॉर्म जान लेते हैं तो आधे का क्वेश्चन जो है हमारा वहीं से सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, ये मेरा जो है मेन मकसद है। अच्छा, अब कह रहा है कि इस रेखा का, इस प्रवणता का समीकरण बताओ। क्या बताओ? इस रेखा का समीकरण बताओ। ओके, तो अगर इसकी प्रवणता हमें दी गई हो, है ना, तो रेखा का समीकरण पूछा। अब तक तो हम प्रवणता निकाल रहे थे, लेकिन अब कह रहा है कि प्रवणता हमने दे दी तो आप उस रेखा का समीकरण बताओ। तो समीकरण क्या होता है, मान लीजिए तो y माइनस के y1 इक्वल टू mx माइनस के x1। देखो किस बिंदु से कह रहा है, ये बिंदु तो हमें इस स्लोप पे है गिवन, लेकिन इस बिंदु से कह रहा है कि इसका समीकरण क्या होगा, इस लाइन का समीकरण इस बिंदु से, ना, जब हमें प्रवणता पता हो। और प्रवणता का पता होगी हमें जाकर समीकरण निकाल सकते हैं। देखो एक चीज याद रखना, हमारे पास में 3 चीज होनी चाहिए। एक तो m होना चाहिए या tan थीटा होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। एक या तो निर्देशांक हो, है ना, क्या हो, निर्देशांक हो, और या रेखा का समीकरण हो। ये 4 चीज जो है हमारे पास में, अगर इन 4 चीजों में से कोई 3 चीज दी गई हो, इन दोनों में से तो कोई एक और इन दोनों में से एक, तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। मान लीजिए उसने प्रवणता दे दी, है ना, प्रवणता दे दिया, tan थीटा की वैल्यू दे दी, थीटा की वैल्यू दे दी, तो हम क्या है, और एक निर्देशांक दे दिया, तो हम रेखा का समीकरण निकालेंगे। देखो जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए गए थे और प्रवणता है, तो हम रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, रेखा समीकरण निकाल सकते हैं। मान लीजिए उसने रेखा का समीकरण दे दिया, ये वाला रेखा का समीकरण दे दिया, उसने प्रवणता पूछ ली, रेखा का समीकरण दे दिया और जी प्रवणता पूछी और निर्देशांक दे दिए, तो क्या करेंगे हम, इस रेखा में वो कोऑर्डिनेट रखे, यहाँ से प्रवणता निकालेंगे। अब कैसे, वो मैं बताती हूँ। मान लीजिए एक लाइन है कि ax प्लस के by प्लस के c, है ना। इसको अगर मैं एक सिंपल सरल रेखा का समीकरण बनाती हूँ तो आपको पता है कि इससे कंपेयर करते हैं, इस c y बराबर mx हमेशा, इसका कहने का मतलब है कि ये c अंतःखंड से होके जाती है। ये अंतःखंड में आपको बताऊंगी, ठीक है ना, किससे होके जाती है, c अंतःखंड से होके जाती है। तो ये वो लाइन है, ये वो रेखा का समीकरण है, यहाँ से हम प्रवणता निकालेंगे। तो यहाँ से प्रवणता निकालने के सूत्र क्या होते हैं, यहाँ से प्रवणता निकाल लो तो m बराबर होता है, ये b क्या है, यहाँ y में चल जाएगा और हमेशा सारी की सारी चीज माइनस कर देंगे, तो क्या होगा a अपॉन b, है ना, क्योंकि m क्या है, x का कोफिशिएंट है, और अगर मैं यहाँ y को खाली करूंगी तो यहाँ by था, तो यहाँ पे ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो बस वही क्या है माइनस के a/b। ओके, इसी से मैं क्वेश्चन बनाती हूँ कि ये एक स्लोप है ना, झुका हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं p, इसके कोऑर्डिनेट है x और y, यहाँ पे है x1 y1, और ये कोई बिंदु है, ये b मान लो और ये a मान लो, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और ये 1 हो।
देखो अगर एक कोऑर्डिनेट था तो हमें एक्स वाई इसको हम कोऑर्डिनेट नहीं मानेंगे, ये तो समीकरण में निहित होता है। तो हमें अगर दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हो और उनसे रेखा का समीकरण निकाल, स्लोप जो है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी है ना, ये दोनों की स्लोप ऑफ ए बी है ना। अच्छा अगर मैं ए पी की स्लोप निकाल रही हूँ, किसकी निकाल रही हूँ, ए पी की स्लोप निकाल रही हूँ, तो ए पी स्लोप हमारी है, तो ए पी की स्लोप निकालने के लिए मैंने बताया दो बिंदु से वही निकाल लो, तो क्या होगा, हाँ y2 माइनस के y1 है ना, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 हो गया एक स्लोप। अब देखो इस ए बी की स्लोप निकालनी है मुझे, किसकी निकालनी है, ए बी की स्लोप निकालनी है, ए बी की स्लोप, इनका एक फॉर्मूला बनाएंगे हम, तो क्या होगा, यहाँ पे सेम ले जाऊं तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा x माइनस x1 और y2 माइनस की y1 अपॉन x2 माइनस की x1 और इक्वल टू क्या होगा y माइनस की y1। देखो ये चीजें तो सेम है ना, चीजें सेम है, लेकिन जो तीसरा पॉइंट इसमें निहित हुआ है उसको लेकर के ये चीज है बनाई, तो मैंने ये चीजें है स्लोप, एक स्लोप अगर इन दोनों के बीच में जो मध्य पॉइंट है अगर उसका एक हिस्सा और पूरा हिस्सा बराबर हो जाए तो उसी से हमारे दो बिंदुओं के बीच की रेखा का समीकरण निकल जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं अंतःखंड पे, देखो अंतःखंड होता क्या है, सबसे पहले तो अंतःखंड समझते हैं होता क्या है ना। ये है यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट काट रहा है कि नहीं काट रहा है, यहाँ पे किसको काट रहा है, मान लीजिए कोई सी बिंदु है, ये y पे है, y एक्सिस पे, यहाँ जीरो क्या है x है, तो x तो जीरो होगा, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये c पे काट रहा है तो ये c है। अगर मान लीजिए मैंने एक दूसरा अंतःखंड बनाया और इसको मैंने क्या लूँ, ऐसे ले लिया मैंने इसको, अब ये x पे काट रहा है तो यहाँ पे जो अंतःखंड होगा वो क्या होगा, मान लीजिए कि ये a है, क्या है a है, तो ये a और 0 होगा, तो ये a अंतःखंड पे काट रहा है, यानी कि ये x अंतःखंड होगा और ये y अंतःखंड होगा ना। अब अंतःखंड कैसे बनाते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगी, तो बेफिक्र रहिएगा। वो अंतःखंड जो है वो रेखा का समीकरण निकालते हैं, उसी से ही बनेगा। देखो यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, ये एक बिंदु है, कोई मान लो x माइनस के x1 है, तो इसे x1 और y1 ले लेते हैं, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस के y1 m और x माइनस के x1 है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखो यहाँ पे, तो y माइनस की यहाँ पे क्या है, ये c की वैल्यू है, तो y माइनस की c इक्वल टू m, x मुकम्मल में रहेगा और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैंने बताया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी माइनस के ये 0 हो जाएगा है ना, और इक्वल टू एम एक्स माइनस के x यहाँ पे a पे काट रहा है ना, या इस पे भी इसे भी सी हो गया, तो y ये तो 0 है, 0 एम एक्स और माइनस के, और अगर वो क्या है कहीं नहीं करता तो वो बीच से होके जा रहा है, तो बीच पे क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, तो वहां पे जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी y बराबर एम एक्स, अगर ये 0 0 यानी कि ओरिजिन से होके जा रहा है, किससे होके जा रहा है, ये ओरिजिन से होके जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर x से अंतःखंड काटता है तो उसका जो